नमस्कार मित्रों, आरोग्य जीवन यात्रा में आप सबका स्वागत है। मैं नेचुरोपैथ ग्रीन डॉक्टर राजेश पटेल बोलता हूँ। मैं योगाहार पे चर्चाएं करता हूँ। नेचुरल डाइट सिस्टम यानी कि प्राकृतिक आहार पद्धति पे हम बातें करते रहते हैं। अपने आप को ग्रीन इसीलिए बोलता हूँ कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है उसमें नेचर को यानी कि कुदरत का सहारा लिया जाता है। हाँ, इसमें आर्टिफिशियल या तो एलोपैथी की तरह दवाइयों की जरूरत कम पड़ती है और इसके हिसाब से हमारे शरीर में उसकी साइड इफेक्ट नहीं होती है। तो ये कारण है कि हम अ, अपने आप को ग्रीन बोलते हैं। तो योग वाले हैं, आयुर्वेद वाले हैं, जो भी है वो लोगों जो ट्रीटमेंट करते हैं नेचुरोपैथी वाले सब, तो उसमें साइड इफेक्ट बहुत कम है। एलोपैथी में दवाइयाँ होती है, इमरजेंसी के लिए अच्छा है, लेकिन वो दवाइयाँ पूरी जिंदगी आप खाओगे तो एक बीमारी को दबाओगे और दूसरी खड़ी हो जाएगी। तो इसके हिसाब से वो थोड़ा जोखिम ट्रीटमेंट है। हाँ, आपके पास कोई चारा न हो, इमरजेंसी हो, तभी उसका प्रयोग करना चाहिए। तो योगाहार का मतलब ही है आहार का इंजीनियरिंग। छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग, जुआन से लेके सब, बीमार से लेके तंदुरुस्त, सबको आहार के नियमों को समझ लेना जरूरी है। तो आरोग्य का पंचामृत 5 बातें मैं यहाँ बताता हूँ, ये आपको खास याद रखनी है। पहली, कि बीमारी क्यों आती है। तो इसकी सिंपल सी व्याख्या मैं करता हूँ। बीमारी की व्याख्या क्या है? तो बिना चबाया पकाया यानी कि एसिडिक खुराक, जरूरत से ज्यादा, तीनों टाइम खाने से और खुराक में पोषक तत्वों के अभाव से बीमारी आती है। तो बीमारी की वजह है कचरा शरीर में इकट्ठा हुआ और दूसरा पोषक तत्वों का अभाव। बस ये दो कारण से ही बीमारी आती है। बीमारी नहीं आती है कच्चे यानी के अल्कलाइन खुराक से, जरूरत के हिसाब से चबा चबा के खाने से और पोषक तत्वों के साथ वाला खुराक खाने से बीमारी नहीं आती है। बीमारी जाती है तो जिस तरह आई है उसी तरह निकल सकती है। कचरे के कारण आई है, कचरा निकाल दीजिए, चली जाएगी। पोषक तत्वों के अभाव से बीमारी है तो पोषक तत्व दे दीजिए, बीमारी चली जाएगी। तो दो ही काम करने हैं बीमारी निकालने के लिए, कचरा निकालना है, पोषक तत्व की पूर्तता करना है। चौथी बात है, बीमारी से बचने के लिए कचरा इकट्ठा ही नहीं होने दो और खुराक में पोषक तत्व शामिल कर लीजिए, तो बीमारी से बच जाओगे। कचरा निकालने के लिए हर रोज या तो एक टाइम उपवास करो या तो जितना खाते हो उतनी मेहनत करके खर्च करो और खुराक में पोषक तत्व रखिए। और हफ्ते 10 दिन में ये नहीं कर सकते हो तो उपवास कीजिए। कचरा निकालने के लिए उपवास उत्तम है और पोषक तत्वों की पूर्तता के लिए आपको हरी पत्ती खाने में शामिल करनी है। तो ये आप खाते रहिए तो शरीर में बीमारी नहीं आएगी। और पांचवी बात है, आप बीमार हो तो डेयरी प्रोडक्ट छोड़ दीजिए। आप जल्दी ठीक होना है आपको तो डेयरी प्रोडक्ट छोड़ दीजिए, आप जल्दी ठीक हो जाइए। क्यों? क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट जैसी व्यक्ति की प्रकृति, कफ वाले का कफ बढ़ाएगा, पित्त वाले का पित्त बढ़ाएगा, वायु वाले का वायु बढ़ाएगा। और बीमारी आती है कफ पित्त वायु से। ठीक है, तो बीमार लोग को जब तक बीमारी है तब तक डेयरी प्रोडक्ट छोड़ने के लिए हम बोल रहे हैं। तो ये 5 बातें आपको याद रखनी है। आपको ये सारी बातें डिटेल में समझनी है तो आप हमारी योगाहार यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहां आपको प्लेलिस्ट मिलेगा जिसमें पूरा कोर्स है हमारा। वो पूरा कोर्स एक एक करके देख लीजिए। लिंक चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप पे नंबर में व्हाट्सएप कीजिए, हाय हेलो, आपको रिटर्न मैसेज में आ जाएगा। हम यहाँ बाबा के प्रश्नों पे चर्चा करते हैं। आपको पता ही है कि कोरोना के कारण जो समस्याएं देश में पैदा हुई उसके ऊपर बाबा रामदेव ने एलोपैथी की जो सिस्टम है उसके ऊपर काफी तीखे
प्रश्न और चर्चाएं छेड़ दी। तो आज कल हमने देखा था 22 नंबर का सवाल उनका था कि आदमी के सारे ड्रग्स एडिक्शन, नशा छूट जाए ऐसी कोई एलोपैथी के पास दवाई है तो बता दे। तो एलोपैथी के पास तो ऐसी कोई निर्दोष ट्रीटमेंट नहीं है। योग, आयुर्वेद और आहार तीनों आपको एडिक्शन में से बाहर ला सकते हैं। तो वो बिना साइड इफेक्ट वाली ट्रीटमेंट है, तो इसका लाभ ले सकते हो। आहार तो अद्भुत है। हाँ, हम तो बोलते ही है कि आपको जो ड्रग्स की एडिक्शन है उसका बचा हुआ जो रेसिड्यू है, शरीर में जो कचरा है, उसको निकाल दीजिए, आपकी ड्रग की एडिक्शन कम हो जाएगी, नशा की आपकी डिमांड जो है कम हो जाएगी। तो कचरा निकालने के लिए खट्टे फल, कच्चे खुराक से अलावा कोई रास्ता नहीं है, निर्दोष है, कोई दवाई बिना आप वो कर सकते हो। तो जो लोग ड्रग एडिक्शन है उन लोगों को डाइट से अपनी बीमारी ठीक करने का मौका मिल जाएगा। 23 नंबर का सवाल है, बाबा पूछ रहे हैं कि एलोपैथी और आयुर्वेद के आपस में झगड़े खत्म करने की फार्मा इंडस्ट्री के पास कोई दवा है तो बता दे। कि भाई हाँ, ये दोनों के बीच में झगड़ा चल रहा है, तू मैं चल रही है, तू मैं चल रही है, तो ये तू मैं खत्म करने के लिए कोई दवा है तो बता दे। अब दवाई खा के तू मैं कैसे खत्म हो जाएगी? तो इसके ऊपर एक भगवत करके एक कार्टूनिस्ट है, उन्होंने एक अद्भुत कार्टून बनाया है, अद्भुत कार्टून बनाया है। यहाँ बाबा क्या बोल रहे हैं चेले को कि भी आलोचनाओं के टेंशन से सिर फटा जा रहा है। हाँ, ये तू मैं में मेरा सिर फट रहा है, एक डिस्प्रिन लाना रे, डिस्प्रिन लाना तो मैं जरा खा लूं तो मेरा सर कम हो जाए। तो बाबा डिस्प्रिन मांग रहे, डिस्प्रिन यानी कि एलोपैथी की दवाई मांग रहे। एलोपैथी और आयुर्वेद के बीच में झगड़ा चल रहा है और वो टेंशन में उसका सर फट जा रहा है, तो वो खुद डिस्प्रिन मांग रहे हैं बाबा कि भाई डिस्प्रिन की दवाई दे दो जो एलोपैथी की है। वो आयुर्वेद को ऊंचा ले जाने रहे और बाद में दवाई ले रहे एलोपैथी की। तो जब इमरजेंसी आती है तब आयुर्वेद वाले को भी एलोपैथी का सहारा लेने की जरूरत पड़ती है। तो दोनों यहाँ बात, ये कार्टून क्या बता रहा है कि भाई दोनों की अपनी एक जगह है, आप दोनों को एक दूसरे से कम मत आंको, दोनों अपनी अपनी जगह ऊंचाई पे है। हाँ? ये आयुर्वेद वाले दवाई किसकी कर रहे हैं? पेशेंट की। अच्छा, पेशेंट तय कैसे हुआ? आपको डायबिटीज है कौन चेक करके देता है? आपको बीपी है कौन चेक करके देता है? आपको थायराइड है कौन चेक करके देता है? आपका लीवर बिगड़ा है, आपके हृदय में कोलेस्ट्रॉल ब्लॉकेज बढ़ गए हैं, कौन चेक करके देता है? तो एलोपैथी वाले। तो वो अपनी जगह महान है, उनकी ट्रीटमेंट है, उनकी बॉडी चेकअप करने की पद्धतियां है, बॉडी डायग्नोसिस करने की जो सिस्टम है डेवलप की है, बहुत अद्भुत है। हाँ, वायरस के प्रकार भी ढूंढ लेते हैं वो लोग कि मलेरिया का ही है, टाइफाइड का ही है, कोरोना का ही है, ये डेंगू का ही है, चिकनगुनिया का ही है, या दूसरा कफ का या उसका है, सर्दी का है या ताव का है, मलेरिया का है, वो सब अलग अलग चेक भी कर सकते हैं। तो उन लोगों ने काम तो अच्छा ही किया है, कुछ गलत नहीं किया है। अब ये दोनों को आपस में जुड़ना चाहिए, और ये और दूसरे देशों में तो है, नहीं है ऐसा नहीं है। हाँ, देखो जापान है, चाइना है, वो सब एलोपैथी के साथ अपनी जो पुरानी परंपराएं है, तौर तरीके थे, शरीर को ठीक रखने वाली सांस्कृतिक जो पद्धतियां थी, उसको साथ में ही अडॉप्ट करते हैं। सिर्फ एक इंडिया ही ऐसा है कि अपने ही लोग अपने सामने खड़े हो जाते हैं। क्यों? माइंड सेट नहीं है,
सत्य को स्वीकार करने की आदत नहीं है। क्यों ऐसा करते हो? दोनों एक दूसरे के ऊपर कादा उछाड़ रहे हैं, दोनों अपनी जगह महान है। तो इसके लिए कोई दवाई की जरूरत नहीं है, सोच बदलने की जरूरत है। आप दोनों में से अच्छी चीजें ढूंढ लो और दोनों को साथ में चलाइए। सरकार को भी इसके बारे में सोचना पड़ेगा। सरकार को अब ऐसी कॉलेज बनानी चाहिए जिसमें एलोपैथी का भी शिक्षण दिया जाए डॉक्टर को, डॉक्टरी करने वाले को, मेडिकल स्टूडेंट को, और आयुर्वेद को भी सिखाया जाए, योग भी सिखाया जाए और साथ में आहार भी सिखाया जाए। क्यों ना सिखाया जाए? आहार की बातें भी सिखा लो। पेशेंट बीमार ही नहीं पड़ना चाहिए, और बीमार पड़ता है तो तभी उसकी ट्रीटमेंट करो, ये सिखाओ। क्यों पैसे के पीछे भागे हो? सरकार दो बातें समझ ले, एक शिक्षण फ्री कर ले और दूसरी मेडिकल फैसिलिटी फ्री कर ले। तो ये देश के अंदर जो लोग करप्ट हो चुके हैं, गलत काम कर रहे हैं, वो दोनों गलत काम वो अपने आप बंद कर लेंगे। क्योंकि पैसा चाहिए किसके लिए? बच्चों को पढ़ाने के लिए। अब सरकार फ्री नहीं दे रही है, इसके लिए लोगों को पैसा ज्यादा गलत करके भी पैसा निकाल रहे हैं। डॉक्टर अपने बेटे को डॉक्टर बनाने के लिए 2-2, 3-3 करोड़, 5-5 करोड़ रुपया खर्च कर रहा है। अब 2-3, 5 करोड़ रुपया डॉक्टर अपने बेटे को डॉक्टर बनाने के लिए 2-5 करोड़ रुपया खर्च करने की नौबत आएगी तो फिर वो पेशेंट को चीरेगा नहीं तो क्या करेगा? लूटेगा नहीं तो क्या करेगा? हॉस्पिटल वाले भी क्या करेंगे? सबको पैसे चाहिए। क्यों? क्योंकि अपनी पिछली पीढ़ी के लिए चाहिए, अपने खुद के लिए चाहिए। जब व्यक्ति बीमार पड़ती है तो हॉस्पिटल का बिल ही इतना आ जाता है कि पूरी जिंदगी की कमाई चली जाती है। अब ऐसी हालत में लोग पैसे इकट्ठा करेंगे नहीं के तो क्या करेंगे? चोरी करेंगे, डकैती करेंगे, नीतिमत्ता छोड़ देंगे, भ्रष्टाचार करेंगे ही। तो शिक्षण और मेडिकल फैसिलिटी जो देश वो फ्री दे सकता है, वो देश के लोग फिर नीतिमत्ता वाले हो सकते हैं। तब तक नहीं होगे। और लास्ट में जो लोग बुजुर्ग है, सीनियर सिटीजन है, उन लोगों को सरकार में जॉब की है तभी पेंशन के पात्र है ऐसा नहीं है। पूरी जिंदगी उन्होंने जो भी काम किया है, ऐसे लोगों को भी पेंशन सरकार को देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो अपने जीवन निर्वाह के लिए उसको दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना नहीं पड़े। ये खास जरूरी है। ठीक है, तो ये 3 चीजें सरकार करेगी तो शायद लोगों के जीवन में काफी चेंज आ जाएगा। तो यहाँ फार्मा इंडस्ट्री के पास झगड़े कम करने की तो कोई दवाई मिलने वाली नहीं है। आयुर्वेद वाले के पास है तो बता दे, उनके पास है तो बता दे। लेकिन सब क्या करते हैं? अपनी ऊंची रखने जाते हैं। अपनी बात ऊंची रखने जाओगे, अपनी लिटी लंबी करने जाओगे, दूसरे की छोटी मत कीजिए। सब में, दोनों में अच्छी चीजें हैं, दोनों को स्वीकार कीजिए। एलोपैथी इतना क्यों चलता है? क्योंकि उसके पास सब कुछ है। आयुर्वेद क्यों नहीं चला है? क्योंकि आयुर्वेद में इमरजेंसी के लिए, सारवार के लिए उन्होंने कुछ किया नहीं, डायग्नोसिस के लिए इतना ज्यादा वो नहीं किया है, रिसर्च किया है तो उसको प्रमोट नहीं किया है। जितने आयुर्वेद डॉक्टर बने हैं वो खुद ही एलोपैथी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। फिर आप आयुर्वेद को महान कैसे बना पाओगे? नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो बाबा रामदेव ने आयुर्वेद की में रिसर्च कर करके काफी अच्छा काम किया है। बीपी की दवाई उन्होंने बना दी कि भी आयुर्वेद की जगह, एलोपैथी की जगह आयुर्वेद ले लो। डायबिटीज की दवाई बना दी, तो वो अच्छा काम किया है। तो इसी तरह जो साइड इफेक्ट नहीं करे ऐसी दवाई एलोपैथी वालों को भी लिखनी चाहिए पेशेंट के लिए। तो ये दोनों को एक दूसरे को समझना पड़ेगा, दोनों को एक दूसरे की अच्छी बातें को पकड़ना पड़ेगा, तभी आप लोगों का हित कर सकते हैं, देश का भला कर सकते हो। इसके अलावा इसमें कोई रास्ता नहीं है। और हम तो बोलते हैं कि भाई आपको क्यों आयुर्वेद की भी जरूरत पड़े, क्यों आपको एलोपैथी के पास भी जरूरत जाने की पड़े।
पढ़नी नहीं चाहिए। इमरजेंसी के अलावा आपको कोई हॉस्पिटल में जाने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। आपके शिक्षण में ही ऐसी बातें सिखा दी जाए। हाँ? आपको क्या खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, किस तरह खाना है, ये भी हम लोगों को नहीं सिखा सकते हैं, तो फिर उसके जीवन में अच्छाई कहाँ से आएगी, उनके जीवन में शांति कहाँ से आएगी। हाँ? कोरोना जैसी महामारी दोबारा आएगी, ऐसी ये चलती रहेगी। क्यों? लोगों को खुद को, जिसकी जिम्मेदारी लोगों को हेल्थ देनी है, वो खुद बीमार है, तो कैसे लोगों को हेल्थ देगी? ये नहीं, नामुमकिन है। तो हमको ये छोटी बातें याद रखनी पड़ेगी। योग ही ये दोनों के लिए अच्छा है, एलोपैथी वालों के लिए, आयुर्वेद वालों के लिए ही। आयुर्वेद और योग दोनों, आयुर्वेद और एलोपैथी दोनों योग से दूर रहते हैं, नहीं रहना है। देखिए, आप कितने आयुर्वेद डॉक्टर को जानते हो वो योग करते हो रेगुलर? नहीं मिलेंगे। एलोपैथी वाले तो बहुत कम मिलेंगे। लेकिन आयुर्वेद वाले खुद योग को इतना प्रमोट नहीं करते हैं। तो आयुर्वेद को तो पहले तो आयुर्वेद वाले को योग सिखा देना चाहिए कि आप पेशेंट को बोलो कि कपालभाति करे, आसन करे, प्राणायाम करे। शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए वो तो जरूरी है। या तो फिर आहार के ऊपर ध्यान रखे। तो ये सब सीखना जरूरी है। तो आहार पे ध्यान रखो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, समस्या ही नहीं है। तो योग कीजिए। कई चीजें ऐसी है जिसमें बहुत फायदा है। आज मैं आहार से अपने शरीर को ठीक रखता हूँ, आपको लोगों को गाइड करता हूँ, लेकिन मैं खुद कपालभाति करता हूँ। क्यों? इससे बहुत बेनिफिट है। अपना पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र दोनों मजबूत रहता है। तो अच्छी काम को स्वीकारने में क्या नुकसान है? शरीर को थोड़ा कष्ट भी देना चाहिए, कसरत भी करनी चाहिए। मैं योगासन और सब कुछ परफेक्ट हर रोज नहीं करता हूँ, लेकिन मैं दौड़ता भी हूँ। 15-20 मिनट हर रोज दौड़ लेता हूँ और कपालभाति के साथ दौड़ता हूँ। तो कसरत अच्छा है, नुकसान क्या है? शरीर में जितना खा रहे हो इतना खर्च तो करवाना पड़ेगा, और नहीं करना है तो फिर खाना कम करना पड़ेगा। तो जो अच्छी बातें हैं उसको स्वीकारिए, अपने जीवन में अमल में ले लीजिए। ठीक है? योगाहार तो ये दोनों के लिए अच्छा है, एलोपैथी और आयुर्वेद वालों के लिए। बीमार ही नहीं पड़ोगे। खाने के नियम को ध्यान रखो। शरीर को ताकत चाहिए, शरीर को न्यूट्रिशन चाहिए, शरीर को कामदार चाहिए, वो देते रहिए। नेचर के नियमों को समझ लो, प्राकृतिक आहार पद्धति को अपना लो, नेचुरल डाइट सिस्टम को अपना लो, तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इमरजेंसी के अलावा डॉक्टर के पास किसी को जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये हमारी जो बातें हैं योगाहार की और नेचुरल डाइट सिस्टम की, वो सबके लिए उपयोगी है। कि ऐसा नहीं है भी किसी के काम की नहीं है, बीमार है उसके लिए ऐसा नहीं है, समाज को ठीक रखने के लिए सबको काम की है। तो आज की उपयोगी प्रोडक्ट में मल शुद्धि, जब पेट साफ तो मन साफ, ये दोनों के पेट साफ करने की जरूरत है, एलोपैथी वाले और आयुर्वेद वाले दोनों के। कॉन्स्टिपेशन ही तो सारी बीमारी की जड़ है। ये झगड़े भी इसी कारण हो रहे हैं, क्योंकि शरीर गंदा है, शरीर में कचरा है, तो मन में भी कचरा रहेगा। मन में कचरा रहेगा तो आप एक दूसरे को मान नहीं दे पाओगे। पेट साफ रखो, और पेट सफाई तभी रहती है आप चबा के खाओगे, वजन वाला खुराक कम खाओगे, हल्का खुराक ज्यादा खाओगे, और नहीं कंट्रोल कर पा रहे हो तो ये मल शुद्धि लेके पेट साफ किया करो। कॉन्स्टिपेशन नहीं रहना चाहिए। ठीक है? तो ये मल शुद्धि पाउडर कॉन्स्टिपेशन के लिए अद्भुत चीज है, लेकिन उसका इस्तेमाल हर रोज नहीं करना है, क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग है। और रात को सोने के टाइम खाने के 2 घंटे बाद आपको एक ही चम्मच लेना है। एक ही चम्मच। बहुत मोटा व्यक्ति है तो 1.5 चम्मच ले ले, लेकिन एक से ज्यादा नहीं लेनी है, और हफ्ते में 2 बार ही लेनी है, हर रोज नहीं लेनी है। हफ्ते में एक ही बार इसका इस्तेमाल करना है, हर रोज नहीं करना है। तो ये एनीमा से डरने वालों के लिए भी, और रेगुलर आपकी छोटी आंत को और बड़ी आंत को साफ करने के लिए मल शुद्धि से उत्तम चीज कोई नहीं है। तो इसको आप प्रयोग करते रहिए। काम की बातों में आज ये
YouTube के ऊपर वीडियो रखा है, उस दिन 21 जून है। तो 21 जून ये इंटरनेशनल योगा दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। पूरी दुनिया के लगभग 84 कंट्रीज ने उसको स्वीकार कर लिया है कि भी हम 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट करेंगे। तो योगा क्या है? हमने लोगों को योगा डे सेलिब्रेट करना सिखा लिया, लेकिन सही योगा नहीं सिखाया। योग शास्त्र में पतंजलि ने अष्टांग योग दिया है और इसमें पहला शब्द दिया है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो ये 8 में यम पहला है और यम में भी पहला शब्द है सत्य। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। तो सत्य ढूंढना किसी को नहीं सिखाया, किसी को नहीं सिखाया है। योगा सिखा लिया, आसन कैसे करना है, प्राणायाम कैसे करना है, लेकिन यम नियम नहीं सिखाया। तो आप इंटरनेशनल योगा डे में पार्टिसिपेट करो, लेकिन यम नियम का फॉलो नहीं करते हो, इसका जीवन में पालन नहीं है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। आज इंटरनेशनल योगा दिवस 8 साल हो गए उसको डिक्लेयर किए। नरेंद्र मोदी साहब के प्रयत्न से पूरी दुनिया ने योग को स्वीकार कर लिया, लेकिन अभी सत्य को स्वीकार करने की सिखाया नहीं गया है। तो आज इंटरनेशनल योगा डे है। आप लोग को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि यम नियम सारे समझ लो क्या कहता है। जीवन में आपको आनंद चाहिए, सुख शांति चाहिए, तो योगा से पहले, आसन से पहले, प्राणायाम से पहले आप यम नियम समझ लीजिए। तो वो जीवन में बहुत उपयोगी है। हम उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे, यम नियम के ऊपर, और मैंने पहले भी कर चुका हूं, मैं मेरे शुरू के वीडियो में है ही ऑलरेडी। तो योग जो है उसमें समझने की बातें बहुत है। आप आसन करो, प्राणायाम करो, ये नहीं है, ये तो सिर्फ दिखावा है। और योग करने वाले कितने हैं? कोई नहीं है। सही क्या है? तो आहार के नियमों को समझना, और आहार के नियमों को समझ के उसको पालन करना भी योग है। आप जो काम करते हो उसमें कुशलता प्राप्त करो। भगवत गीता में कृष्ण भगवान बोल रहा है कि आप जो काम कर रहे हो उसमें कुशलता प्राप्त करो, वही योग है। आप अच्छी रोटी बनाओ तो वो योग है, आप अच्छी पढ़ाई करवाओ वो योग है, आप अच्छी तरह खाना खाओ वो भी योग है, आप शरीर को ठीक रखो किसी भी कुछ भी करके तो वो भी योग है। तो योग सब जगह हमारे जीवन में, पूरी जीवन में एक एक कर्म के साथ जुड़ा हुआ है। मैं आपको लेक्चर देता हूं तो इसमें अच्छा ही आए, मैं अच्छी तरह आपको समझा पाऊं, वो भी एक प्रकार का योग है। तो हम सब योगी ही है। हर एक काम में हमको ध्यान देना है, उसमें कुशलता प्राप्त करनी है, वही योग है। सिर्फ आसन प्राणायाम करना योग नहीं है, लेकिन ये बातें योग करने वाले किसी को नहीं बताते हैं। ठीक है, तो आज सब लोगों को इंटरनेशनल योगा दिवस पर बधाई देता हूं। आप लोग योग को पूरी तरह समझ लो। वही हमारी योगाहार की बुक में मैंने पूरा योग की बातें इसमें लिखी हुई है, तो आप वो मंगवा के पढ़ सकते हो। दूसरी काम की बातों में आइंस्टाइन ने एक अद्भुत वाक्य बताया था कि आई एम थैंकफुल टू ऑल दोज हु सेड नो टू मी, इट्स बिकॉज ऑफ देम आई डिड इट माई सेल्फ। कि भी आइंस्टाइन ने अपने जीवन में पूरी दुनिया को समझने के लिए जो जो संशोधन किए, ये इसके कारण हो रहा है कि कई लोगों ने मुझे मना किया था कि ये तुम्हारा काम नहीं है। तो लोगों ने मना किया, उसके कारण ही मैं कर पाया। तो ये छोटी सी बात क्या सिखाती है कि आपके जीवन में टर्निंग तभी आता है जब आपके लोग विरोध करते हैं, आपको लोग रोकते हैं कि ये मत करो, तभी आप टर्निंग पॉइंट ले सकते हो। तो आपको योगाहार में आगे बढ़ना है
तो आपके घर वाले, आपके लोग बोलेंगे कि भाई नहीं ये मत करो, तभी आपका मन मक्कम करना है और आपको ये रास्ते पे चलना है। हाँ, जब लोग प्रचंड विरोध करते हैं तब आपको वही काम करने की इच्छा ज्यादा होती है। हाँ, जब तक आपका विरोध नहीं होता है तब तक वो काम आप ज्यादा ताकत से नहीं कर सकते। ये कुदरत का नियम है। ठीक है, तो हमको अपने जीवन में अच्छाई पे आगे चलना है तो आपको विरोध करने वाले मिल जाएंगे, और जितने ज्यादा विरोध करने वाले मिलेंगे इतनी ही आपको ताकत बढ़ानी पड़ेगी, और ताकत तभी बढ़ा पाओगे जब आपका लोग विरोध करेंगे। हाँ, मोदी साहब को कितना विरोध करने वाले सब जगह एक एक डग पे मिले, तभी वो ताकत वाले हुए। उनका कोई ने विरोध ही नहीं किया होता ना, हाँ, तो वो इतना सीख भी नहीं पाते, वो इतना अच्छा काम भी नहीं कर पाते। तो हर काम के लिए अपोज चाहिए, तभी आप कुछ अच्छा कर पाते हो। तो योगाहार को सिंपली समझना है, शरीर सफाई, शरीर का सही खुराक और सावधानी, ये 3 चीजों के अलावा कुछ नहीं है। और पूरा योगाहार का ये चित्र है जिसमें मैंने सारी बातें एक ही चित्र में बता दी है। सही खुराक से लेके शरीर की कहाँ कहाँ सफाई करनी है, कैसे खुराक खाना है, कौन सी क्वालिटी का खाना है, कौन से स्वाद क्या काम करेंगे वो भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, कौन सा खुराक आपको कारीगर देंगे, कौन सा खुराक आपको न्यूट्रिशन देगा, और कौन सा खुराक आपको शरीर को ताकत देगा। वो सारी बातें एक ही चित्र में मैंने बता दी है। तो ये पूरी कोर्स आप सुन लीजिए, पढ़ लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए और प्रयोग लीजिए। हमारी ई बुक अवेलेबल है अमेजोन किंडल पे, तो जो अब्रॉड वाले हैं वो ले सकते हैं। फूड विथ लाइफ योगाहार नाम की हमारी दूसरी यूट्यूब चैनल है जिसके ऊपर आपको अच्छी खाने पीने की चीजें मिल जाएगी, तो वो भी आप देखते रहिए। और ये छोटा सा मैसेज, आप कहीं कुछ प्रिंट करवाते हैं तो करवाइए। कल आगे दूसरे प्रश्नों के साथ बढ़ेंगे, बातें करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। मेरी बातें आपको अच्छी लगती है तो आप लोगों को फॉरवर्ड कीजिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।